Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for AA Audit and Assurance, a paper from ACCA Skills module. And today we are going to learn again about basics of audit और audit के basics को हम देखेंगे फर्दर डिटेल के अंदर और फर्दर आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस को देखा था और बेसिक्स को मज़ीद डीप हमने देखा था कि बेसिकली ऑडिट हमें किस तरह से एक्सटर्नल ऑडिट होता है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट। तो हमने उसको उस चीज़ों को देखा था और आज हम इसको मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एग्ज़ाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके। और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वीडियो के एंड पर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लास्ट वीडियो में जब हम वीडियो एंड कर रहे थे तो हम देख रहे थे व्हाट इज़ बेसिकली इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट और ऑडिट। तो बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसका मैंने डिस्कस भी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मैं आज मज़ीद इनहेरेंट लिमिटेशंस को थोड़ा मज़ीद बताऊंगा कि इनहेरेंट लिमिटेशंस बेसिकली मज़ीद अगर हम उसको क्लासिफिकेशन करें तो मैं इनहेरेंट लिमिटेशंस की स्लाइड पे भी ले चलता हूँ आप लोगों को, जो कि हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ये थी। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है जी। नंबर 1 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट और दूसरा है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट मैंने आपको 100% बताया कि सैम्पलिंग टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट एस्टीमेट्स को हम देख रहे होते हैं, दूसरे प्रोविजंस को देख रहे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फ्रॉड है। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इनहेरेंट लिमिटेशन है कि इसको वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि उसके बाद टाइम भी कम होता है और वो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को 100% चेक नहीं कर पाता। इसी तरीके से जो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि नॉर्मली इंटरनल ऑडिट के अंदर भी यही चीज़ें देख रहे होते हैं हम लोग काफ़ी डीप के अंदर, बिकॉज आई एम इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर बोथ। तो इनहेरेंट जो इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं वो यही हैं कि आपने कंट्रोल तो अप्लाई किया लेकिन स्टिल जो है रिस्क मौजूद है, स्टिल जो रिस्क है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी कंपनी में अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं या करने वाले हैं तो कंट्रोल होता है कि अटेंडेंस का सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक्स लगे होते हैं, कार्ड सिस्टम होता है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। लेकिन स्टिल देयर आर लूप होल्स। स्टिल आपने देखा होगा कि लोग जो है अटेंडेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि 2 नंबर ही कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई वो मैं जो है कार्ड है, तो फॉर एग्जांपल आपने हर बंदे का अलग उसने एम्प्लॉय कार्ड बनाया हुआ है जो कि वो स्वैप करेगा तो वो कंपनी के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल उसने कार्ड किसी और बंदे को दे दिया और उसने उसकी अटेंडेंस लगा दी। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि मतलब कंट्रोल तो आपने लगाया है लेकिन इनहेरेंटली वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर की बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसी तरह से मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग सिस्टम, इसी तरह से और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कंट्रोल लगाया, अप्रूवल का कंट्रोल लगाया कि एंट्री डबल एंट्री पास होने के बाद उसका रिव्यू होगा, उसका प्रिपेयर का साइन होगा फॉर एग्जांपल, या रिव्यू होगा, फिर उसका जो है अप्रूवल होगा। तो अगर उसके अंदर भी कोई वीकनेस है कि अप्रूवल नहीं हो रहे या फिर जो है प्रिपेयर के साइन नहीं हो रहे या फिर जो रिव्यूअर है उसके साइन नहीं हो रहे, तो दीज आर बेसिकली इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है जी। अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं और इसमें हम एक चीज़ और है जिसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एन ऑडिट। कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो कभी भी ये नहीं कर सकता कि वो कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी और ऑडिटर ये नहीं कर सकते कंपनी बिल्कुल सही चल रही है, हर चीज़ें सही हैं और जो है कंपनी को कुछ नहीं होगा अगले सालों में और कंपनी हमेशा चलती रहेगी, इस तरह के कोई क्लेम्स कभी भी नहीं देता। ठीक है जी। तो इस तरीके से कभी नहीं होता। इसीलिए जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो होना ज़रूरी है कि हम ऐसे कोई उसको चीज़ें अपने क्लाइंट को ना बता दें या ऐसी चीज़ें रिपोर्ट ना कर दें
जो कि उसके लिए कॉस्ट बेनिफिशियल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, आप उसका ऑडिट कर रहे हैं और उस एनजीओ के अंदर फॉर एग्जांपल एचआर पॉलिसीज भी बनी हुई हैं, फाइनेंस पॉलिसीज भी बनी हुई हैं, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन आपने उसको एक ऐसी सजेशन दे दी जो कि उसके लिए कॉस्ट वाइबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि एक हमने क्लाइंट के ऊपर जो है एचआर का हमने बेसिकली उसकी जो है इंटरनल कंट्रोल वीकनेस निकाली, और उसके अंदर एक चीज़ थी जो उसने हमसे डिस्कस की कि क्या मैं विसिल ब्लोइंग पॉलिसी एक होती है, जो कि मैं उसके मज़ीद डेप्थ में नहीं जा रहा कि विसिल ब्लोइंग पॉलिसी बनाऊं नहीं बनाऊं। तो हमने उसको यही सजेस्ट किया कि आप विसिल ब्लोइंग पॉलिसी ना बनाएं, क्योंकि उस एनजीओ के लिए वो कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी इस तरह की कोड ऑफ कंडक्ट या विसिल ब्लोइंग पॉलिसी या इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, लाइक इन डिलॉयट व्हेन आई वाज वर्किंग देयर वाज अ विसिल ब्लोइंग पॉलिसी, और वो काफ़ी मास लेवल के ऊपर हर एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ी थी, और एचआर भी इसको काफ़ी इम्प्लीमेंट कर रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का साइज काफ़ी बड़ा था और एक एनजीओ से हम डिलॉयट को कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जब आप एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे तो आपने भी ये देखना है कि ऐसा आप उसको सजेशन ना दें कि क्योंकि एग्जामिनर भी आपको जज कर रहा होगा ऑब्वियसली कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस तरीके से जजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर में जो है जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिस कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। तो एग्जामिनर भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट एज एन स्टूडेंट भी जज करा होगा कि आपको कहीं ऐसा सजेशन तो नहीं दे रहे कि जो कि उसके लिए वाइबल ही नहीं है, कॉस्ट बेनिफिशियल ही नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट, जैसे कि मैंने अभी यूज़ किया वर्ड प्रोफेशनल जजमेंट, और जजमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑडिटर टू ऑडिटर, फ्रॉम ऑडिट फर्म टू ऑडिट फर्म, और एक्सटर्नल ऑडिटर हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एट द टाइम ऑफ ऑडिट। देखिए आपको बहुत सी जगह पे एक्सटर्नल ऑडिट हो, चाहे इंटरनल ऑडिट हो या ऑडिट हो जस्ट, तो उसके अंदर आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर आपको अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है, और हो सकता है कि एक पार्टनर सेम सिनारियो के अंदर कुछ और जजमेंट दे रहा हो, एक मैनेजर सेम सिनारियो के अंदर कुछ और जजमेंट दे रहा हो और दूसरा कुछ और दे रहा हो। इसी तरह पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, ऑडिटर टू ऑडिटर भी वेरी करती है, और ऑडिट फर्म टू ऑडिट फर्म भी वेरी करती है, कि हो सकता है कि केपीएमजी कुछ और ओपिनियन दे रहा हो, सेम सिनारियो, सेम मटेरियल स्टेटमेंट्स के मिस स्टेटमेंट के होते हुए, लेकिन जो डिलॉयट है वो डिफरेंट दे रही हो। तो वो प्रोफेशनल जजमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑडिटर टू ऑडिटर, एंड फ्रॉम ऑडिट फर्म टू ऑडिट फर्म। ठीक है जी, कोई क्यूरी हो इसमें आप पूछ सकते हैं। और जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें जजमेंट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि प्रोविजंस हो गए, एस्टीमेट्स हो गए, उसमें ये बहुत ज़्यादा हमारी यूज़ हो रही होती है। और हो सकता है कि आप ऑडिट फर्म में काम करते हो, आपका सीनियर की जजमेंट कुछ और हो, और आप डिफरेंट जजमेंट यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आप सही हो सकता है वो सही हो, तो इट वेरीज। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसको हम क्वेश्चनिंग माइंड भी कहते हैं, कि मतलब क्वेश्चन होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप गए ऑडिट करने और आपने जो है क्लाइंट के पास जाने के बाद पहुंचते ही आपने बोला कि भाई मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली तो आपने देखा सेल्स देखे, एक्सपेंस देखे, एस्टीमेट देखे, और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, लास्ट ईयर सेल्स कुछ थी या तो डिक्लाइन हो गई या जो है वो बढ़ गई। तो आपके माइंड में एक पॉपअप मैसेज की तरह एक क्वेश्चनिंग पॉपअप मैसेज आना चाहिए, या एक पॉपअप जो है मतलब एक तरह से क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आपका, कि किस तरीके ये सेल किस तरीके से बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ कि सेल बढ़ गई या कम हो गई। ठीक है, वेरिएशंस को आप देख रहे हैं, एक्सपेंसेस को आप देख रहे हैं, इसी तरह से हर हेड के अंदर फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट थे, यानी कि टेंजिबल एसेट्स थे, आपने देखा कि यार अचानक से फिक्स एसेट इतने कैसे बढ़ गए, लास्ट ईयर 1 बिलियन के थे आज 10 बिलियन के हो गए, तो ऐसा क्या उन्होंने परचेज किया, और जो जिसकी वजह से आपके फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनिंग माइंड। और हमेशा एक तरह से आप कहना शक की निगाह से देखना, थोड़ा सा डाउटफुल रहना, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। होपफुली आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि पुलिस मजीद इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँ, जैसे पुलिस होती है, जब पुलिस होती है तो उसको हमेशा शक होता है
और उसकी एक तरह से आँख भी होती है, आप कह सकते हो। आप उर्दू में अगर कहें तो एक उसकी आँख होती है कि वो जज कर लेता है कि ये चोर है या नहीं है। या फिर फॉर एग्जांपल कहीं पे बॉम्ब छुपाया हुआ है और पुलिस को एक जो सही पुलिसमैन होगा उसको एक तरह से आँख होगी, आप कहोगे कि वो जज कर लेता है फ़ौरन से कि भाई ऐसा यहाँ पे उसको शक हो जाता है फ़ौरन से। तो दैट इज़ द पार्ट, मतलब ये ऑडिटर का भी काम है कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिटर का भी काम है, इंटरनल ऑडिटर का भी काम है। तो बेसिकली वी आर द पुलिसमैन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेजेस ऑफ द ऑडिट। स्टेजेस ऑफ द ऑडिट के अंदर हम यही देखेंगे कि भाई basically there are 3 stages of the audit: at the start of the audit, during the audit, at the end of the audit। start of the audit में हम कुछ अलग प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट हम कुछ अलग प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द ऑडिट हम डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ये हम जब डिटेल में जाएंगे तो उस पर डिफरेंट आइजाज भी हैं और डिफरेंट इसके ऊपर डिटेल भी मौजूद है, तो वो हम आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ाएंगे तो देखते जाएंगे। Secondly, skepticism should be exercised at all stages of the audit। skepticism यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड आपका हर स्टेज ऑफ द ऑडिट मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं फील्ड ही ऐसी है जिसके अंदर आपका स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी स्लाइड में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, आप मुझे जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के शुरू में कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट आर बेसिकली द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिट, क्योंकि हमने 3-4 वीडियोज़ पे ऑलरेडी बना चुके हैं, तो होपफुली आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट बन गया होगा ऑडिट का। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं व्हाट आर बेसिकली द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ और मैं इस पे ही जाने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और मुझे बताएं व्हाट आर बेसिकली द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट और वॉट एवर इंटरनल ऑडिट। तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कॉमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा विद योर फ्रेंड्स जो ऑडिट का पेपर दे रहे हैं ACCA का या फिर किसी और क्वालिफिकेशन का, तो उनसे भी शेयर कर देगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह।